नमस्कार, अमर उजाला द बोनस में बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपका दोस्त हर्ष वर्मा। और आप ये देखिए, आज इस शो में सवाल लाख टके में बहुत सारी जो चीज़ें हैं उसको हम लोग क्लियर करने की कोशिश करेंगे। आपके सवालों के जवाब तो सबसे पहली प्रायोरिटी रहेगी, उन सवालों के जवाब दिए जाएंगे क्योंकि शो भी इसी के ऊपर फोकस्ड है। आपके मन में सवाल होंगे, दुविधा होंगे कि बजट के बाद कहाँ खरीदें, कहाँ बेचें, यहाँ पर कौन से लेवल्स हैं जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं बाजार के लिए, आगे की जो दशा दिशा है वो कौन सी होगी। और साथ ही एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, जो बजट में निकल के कुछ थीम्स आई हैं उसके ऊपर खास तौर पर चर्चा करेंगे। क्या मिड टर्म और लॉन्ग टर्म के हिसाब से एक अच्छा पैसा बन सकता है इन स्टॉक्स में, तो हर एक चीज़ के ऊपर चर्चा करेंगे। बस आपको क्या करना है, आखिरी तक हमारे साथ बने रहना है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद मुझे एक बार फिर से जोड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। थैंक यू सो मच सर, अपना कीमती समय देने के लिए यहाँ पर। सर मैं आपसे, क्योंकि कल आप आए थे स्टूडियो में, चर्चा हुई बजट को लेकर। अब क्योंकि क्या होता है कि एक एक करके छन के क्लैरिटी और मिलती चली जाती है जब फाइन प्रिंट्स आते हैं यहाँ पे। अब आपके हिसाब से यहाँ पर बाजार जो है यहाँ पे, क्योंकि आज रिएक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि एफआईज जो हैं, कल एफआईज नदारत थे लेकिन आज एफआईज जो हैं वो आएंगे और वो स्थिति देख भी रहे हैं हम लोग लगातार, जिस तरीके से अप एंड डाउन देखने को मिल रहा है यहाँ पर। आप कैसे देख रहे हैं यहाँ पर जो सरकार का ओवरऑल बजट है यहाँ पर, और एफआईज की पोजिशनिंग आगे के लिए किस तरीके से आपको दिख रही है? देखिए, इसमें कोई डाउट नहीं है कि बजट एक तरीके से ये कहा जाए कि वो थोड़ा सा स्टॉक मार्केट के लिए एक उम्मीदों का बजट के बजाय कुछ ऐसा बयानबाजी या कुछ ऐसा लुभावना कुछ मिला नहीं स्टॉक मार्केट को, उल्टा कुछ ना कुछ छीन लिया गया और इसकी वजह से स्टॉक मार्केट जो है वो धराशायी हो गया। अब ओवरऑल अगर पॉलिसी वाइज जाएंगे तो आपको कहने के लिए तो बहुत कुछ है लेकिन करने के लिए कुछ है नहीं, कुछ ऐसा मार्केट का सेंटिमेंट यहाँ पर बन रहा है। अब ओवरऑल देखिए क्या है, डिसअपॉइंटमेंट कहां से आया, सबसे पहले ये समझिए। डिसअपॉइंटमेंट इसलिए आया क्योंकि आप अक्रॉस द सेक्टर देखिए, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, रेलवे हो, डिफेंस हो, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है या फिर मैन्युफैक्चरिंग है, एमएसएमई है, ये सब एक्सपेक्टेशन रख रहे थे कि गवर्नमेंट यहाँ पर बी स्पेसिफाई। जब आप इतना डिटेल में अगर आप बजट को बताते हो तो आपसे एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है कि आप पूरे चीजों को सेगमेंट वाइज कुछ ना कुछ देंगे। रेलवे देखता रह गया, ट्रेन उसकी निकल गई। डिफेंस काउंटर सोचता रह गया, मिसाइल उसकी छूट गई। और जहां पे ऑटोज इंडस्ट्री की बात करें तो वो ऑलरेडी जीएसटी का जो एक कट देखने को मिला था उसकी वजह से लग रहा था कि कुछ और सेंटीमेंट यहां पर मिल सकते हैं, वो भी छूट गया। आम जनता की एक्सपेक्टेशन थी कि टैक्स में कुछ बेनिफिट मिलेगा, लड्डू दिखाया तो पर खाने को कुछ नहीं मिला, कुछ ऐसा ही सिचुएशन रहा। और ओवरऑल तो बजट को अगर पूरा का पूरा एनालाइज करें तो बिल्कुल आपने सही कहा कि बजट इवेंट जो था वो इवेंट पे जो ट्रैक्शन दिखना चाहिए था, जो वॉलेटिलिटी दिखनी चाहिए थी वो नहीं थी, और जैसा मार्केट चल रहा था वैसा ही चल रहा है। हाँ, लेकिन बस ये है कि अब आपकी प्रायोरिटीज, आपके ट्रेडिंग का तरीका, आपके इन्वेस्टमेंट की स्ट्रैटेजी, वो सारी अब बदल जाएंगी। और बदल इसलिए जाएंगी क्योंकि जिनकी एक्सपेक्टेशन पर स्टॉक बढ़े थे उन एक्सपेक्टेशन से कहीं ना कहीं से अब स्टॉक पे एक डाउनफॉल देखने को मिलेगा, एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी। और जो एक दो दिन में अभी आप जो थोड़ा पुल बैक अगर आप देखते भी हैं तो वो शायद वो पुल बैक गलत पिक्चर यहां पर दिखाता हुआ नजर आएगा, बहुत लंबे समय के लिए यहां पर कोई बहुत बड़ा मूव नहीं दिखाता हुआ नजर आएगा। तो मुझे लगता है कि ज्यादा अच्छा है कि आप फिल्टर आउट करें अपने पोर्टफोलियो को, आप अपनी स्ट्रैटेजी को यहां पर बदलें और इस तरीके की कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि अगर आप ये सोच के बैठे चलो बजट आया निकल गया, मैं क्या करूं, कुछ चेंज करने लायक दिख नहीं रहा, बजट में कोई इवेंट नहीं था, इसीलिए आपको रिवाइज करना है क्योंकि बहुत सी लोग ताक लगाए बैठे हुए थे। जैसे एक्सपेक्टेशन के लिए मैं आपको बताऊं तो हम रेलवे काउंटर में जो था वो लास्ट डे शायद मेरे ख्याल से 1 फेब हो गया और प्रॉफिट बुकिंग दिख गई। डिफेंस काउंटर में वही सेम प्रॉफिट बुकिंग दिख गई। बैंकों में थोड़ी पुल बैक दिख रहे हैं, थोड़े कुछ अट्रैक्टिव है, कुछ नॉट अट्रैक्टिव है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको अब पूरा डिटेल में बैठकर जाइए, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के पास जाइए, नहीं तो आपके चैनल को टैग करें, ज्यादा से ज्यादा सवाल पूछिए, अपने पूरे पोर्टफोलियो की बास्केट पे एक एक सवाल करके पूछिए कि रखना है नहीं रखना है, निकलना है या नहीं निकलना। सबसे ज्यादा धोखा जो मिला है वो तो बेचारे फर्टिलाइजर स्टॉक्स को मिला है, रियल्टी काउंटर को मिला है। क्यों? क्योंकि फर्टिलाइजर स्टॉक, शुगर स्टॉक्स, ये सब तो सिर्फ बजट के क्या कहते हैं हवाओं में ही उड़ते हुए नजर आते थे, लेकिन इस बार हवा शायद बदल गई और उनमें वो जो है वो उड़ते हुए नहीं और वो लुढ़कते हुए नजर आए।
बिल्कुल, आपने बहुत अच्छे से इम्पोर्टेंट चीज़ें रखी हैं और मैं अपने दर्शकों को बताऊं कि आपके सवाल पोर्टफोलियो के जो हैं यहाँ पर हम लोग लेना शुरू करेंगे जल्दी बस। और इसके साथ ही क्योंकि आपके पर्सपेक्टिव भी रखना यहाँ पे ज़रूरी है बाज़ार को समझने को लेकर आगे की स्थिति क्या रह सकती है, और साथ में जो सिल्वर में जिस तरीके से यहाँ पर डाउनफॉल देखने को मिल रहा है उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे, क्योंकि ETF को लेकर भी लोगों के सवाल आ रहे हैं कि इस गिरावट में क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जाहिर सी बात है, और हम लोग लगातार ये चीज़ें बता रहे थे कि भाई थोड़ा संभलिए यहाँ पर। लेकिन सर एक इंपॉर्टेंट सवाल मेरा यहाँ पर ये है, मैं आपसे समझना चाहता हूँ क्योंकि इस लेवल से समझना चाहता हूँ कि मैंने बहुत सारी रिपोर्ट्स देखी, पढ़ी, समझने की कोशिश करी। उन्होंने कहा हमें फिजिकल डेफिसिट से दिक्कत नहीं है, हमें दिक्कत है यहाँ पे जो सरकार की जो फंडिंग की रणनीति है उससे दिक्कत है। और उसका इम्प्लीकेशन आप देखिए, बॉन्ड मार्केट आप सर देखिए 10 ईयर की जो यील्ड देख रहे हैं आप सर, वो 6% से पार निकल गई है, 6.76% हो गई है। अब सर ये जो चीज़ है वो एक कंसर्न है, खटक रही है। एक तरफ मार्केट नहीं बढ़ रहा, दूसरी तरफ गोल्ड सिल्वर घटे जा रहा है, घटे जा रहा है, घटे जा रहा है। अब बॉन्ड यील्ड जो है वो भी बढ़ रहे हैं सर। तो ये जो चीज़ें हैं इनका मिक्सचर क्या कहता है, कितना, मैं आपके नज़रिए से समझ आता हूँ, आपको कितना अगर डाउनफॉल की अगर आप इसमें हैं कि भाई मान रहे हैं कि भी डाउनफॉल आएगा अभी, तो वो कितना तक जाता हुआ दिख सकता है, मतलब क्योंकि ऑब्वियस ही बात है सर टॉप और बॉटम नहीं पकड़ सकते, लेकिन आपको कितनी स्थिति दिख रही है, या फिर टर्न अराउंड की स्टोरी तो वो क्या दिख रही है आपको? देखो हर्ष, तुम ये जो सवाल पूछ रहे हो बहुत स्ट्रांग फंडामेंटल सवाल है, और मैं ये कहूँ कि ये किसी भी शायद हो सकता है पब्लिक की ये समझ में क्वेश्चन भी रहा है, और बहुत से लोगों को हो सकता है एंकर तो एक्सपेक्टेशन भी कम है कि किसी और मीडिया चैनल पे इस सवाल को पूछा जाए। लेकिन मैं इसको थोड़ा सा बाइफ्रिकेट करता हूँ और कोशिश करता हूँ उस सिंपल लैंग्वेज में बताने की, जिससे जो आम आदमी, आप सोच रहे होंगे कि हम और आप बात बेकार कर रहे हैं, लेकिन जो लोग जुड़े हुए हैं और जो सोच रहे हैं कि मेरे सवाल का पहले जवाब मिल जाए, मेरे स्टॉक का पहले जवाब मिल जाए, सर ये वही जवाब है। आपकी समझ में आएगा, तब समझ में आएगा जब पोर्टफोलियो में चूना लग चुका होगा, कैपिटल वाइप आउट हो चुका होगा। फिर से सुनिए, बहुत अच्छा सवाल यहाँ पर हर्ष ने पूछा। हर्ष ने क्लियरली ये पूछा है कि जो बॉन्ड यील्ड है उसके इंटरेस्ट रेट जो है वो बढ़ गए, 6% से ऊपर के पास पहुंच गए। क्लियर हूं, क्लियर मैं हर्ष समझ रहा हूं? एब्सोल्युटली सर। राइट। देखो सबसे बड़ी बात है कि आपको एक एग्जांपल देता हूं, आपने गोल्ड सिल्वर की बात की थी, वहां पर ETF के जो रेट है ना वो इतने ज्यादा इंक्रीज हो चुके हैं, और जो बॉन्ड है जो जब इतने इंक्रीज हो जाते हैं, तो जो आप 2008 में जब मंदी देख रहे थे, तो आपको मैं बताऊं उस समय भी बॉन्ड यील्ड जो है वो 9% पहुंच चुकी थी 2008 में। अगर ये 6% चल रही तो ये अच्छे संकेत नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं से अब बॉन्ड इस तरीके से ट्रेड हो रहे हैं जैसे लग रहा हो कि वो डे टू डे, वो ऑप्शन हम ट्रेड करते हैं ना फ्यूचर की, 5 मिनट देखा तो टारगेट हिट, 5 मिनट बाद स्टॉप लॉस हिट, 2 मिनट बाद देखा तो बिड गायब। ये वो टाइप से अगर बॉन्ड यील्ड में अगर आपको जो ट्रैक्शन दिखे वो दिखे, तो इसका मतलब है कि मार्केट इस रिस्की जोन पे जा रही है और यहां पर आपको दूरी बनाकर रखनी चाहिए। फिलहाल बॉन्ड में, ETF में जो लोग आप निवेश कर रहे थे, अपनी क्वांटिटी को बहुत कम कर लीजिए, जितना कम कर सकते हैं कर लीजिए। और इस समय SIP कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड कर रहे हैं, उनको मैंने अभी बोला रिविजिट करिए, क्योंकि हो सकता है मार्केट पे जो आप सोच कर चल रहे हो, जो रणनीति बना रहे हो, वो आपको उतना इंपैक्ट ना दे। और ये बात बिल्कुल सही है कि इस समय इक्विटी थोड़ा सा ज्यादा प्रॉफिट बुकिंग जोन पे जा सकता है। लॉन्ग टर्म पर अगर देखें तो इनसे ऐसा नहीं होगा कि बहुत ज्यादा स्टॉक मार्केट गिर जाएगा, लेकिन रिटर्न्स नहीं मिलेंगे, और रिटर्न्स नहीं मिलेंगे तो आपके निवेश का कोई मतलब भी नहीं बनता। और इस समय अगर मैं बॉन्ड यील्ड को देखूं तो बॉन्ड यील्ड काफी रिस्की जोन पे है। 6% का बॉन्ड यील्ड अगर उससे ऊपर निकल रहा है तो वो बहुत रिस्की, पहला। दूसरी बात है कि इससे सेक्टर इफेक्ट बहुत ज्यादा होगा। अब निफ्टी के एक लेवल्स की बात कर दो जो सिंपल भाषा में आप लोग समझते हैं, तो यहां पे आपको समझ में आएगा कि निफ्टी जो है वो अभी अब ऐसा झटका मार सकती है जो कि 24,300 और 24,000 के पास के भाव दिखा सकती है, जो अभी 900 देख रहे हैं। लेकिन ऊपर साइड में अगर देखें तो अब 26,300 का एक कैप दिखाई देगा। मैं बहुत ब्रॉडर रेंज में आपसे बात कर रहा हूं, तो जो साल भर तक अगर इसी रेंज में रहा तो आपको क्या रिटर्न मिले, काय का म्यूचुअल फंड में आप करें, SIP करें, कोई फायदा नहीं होगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं आप लोग अपने पोर्टफोलियो को रिविजिट करिए, स्टॉक्स को रिविजिट करिए, म्यूचुअल फंड को एक बार रिविजिट करिए, पहले स्ट्रैटेजी बनाइए फिर निवेश करिए। जी सर, बहुत अच्छे से समझाया सर आपने, बल्कि और एक एक मुझे लगता है कि दर्शकों को इस चीज़ को, सर की जो बात है उसको पॉइंटर्स के बना के रखने चाहिए अपने पास, और बात को समझना चाहिए यहाँ पे क्लैरिटी के। अब इसके अलावा सर दर्शकों के भी सवाल हैं यहाँ पे। अब जैसे त्यागी साहब कह रहे हैं कि गौरव त्यागी साहब की गेल इंडिया में उन्होंने 260 के लेवल्स पे बाय कर रखा है,
200 शेयर्स हैं, 1 साल का नज़रिया होल्ड करें या नहीं करें? अब सर मैं जो देख रहा था यहाँ पर बहुत सारे जो यहाँ पर सरकार की तरफ से क्लैरिटी आई थी बजट को लेकर, मैं एक कोल को लेकर, प्रमोशनल कोल स्कीम्स को लेकर और साथ में जो गैसिफिकेशन है उनको बहुत ज़्यादा बूस्टअप नहीं मिला। FY26 के हिसाब से देखूं तो बजट एस्टीमेट जो है वो 300 करोड़ रहा, लेकिन जो रिवाइज एस्टीमेट निकल के आया वो 285 करोड़, यानी कि वो कम निकल के रहा है सर। लेकिन ये ज़रूर है कि FY27 के लिए ये जो एस्टीमेट है 252 करोड़ के आसपास पहुंच गया, एक अच्छा जंप दिखा रहा है। इस लिहाज से अगर देखा जाए तो सर कैसे देख रहे हैं आप गेल को? यहाँ पर सरकार की जिस तरीके से बजट में एलोकेशन हो रहा है, क्या रणनीति बनानी चाहिए? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि फिलहाल 260 नहीं 160 होगा, बिकॉज 260 तो ये बहुत सालों में नहीं देखने को मिला है। और मुझे ऐसा लगता है कि अभी अगर आप गेल की बात कर लें, मैं पूरे प्रॉस्पेक्ट्स एनर्जी, पहले गेल पे इनको जवाब दे दूं तो बिल्कुल होल्ड करके रखिए। 148 का एक स्टॉप लॉस डाल के रखिए, थोड़ा एक्यूमुलेट करना है तो कर लीजिए। ये अपनी ही मस्त धुन में चलता है मार्केट पे। थोड़ा उतार चढ़ाव, थोड़े क्रूड ऑयल का संकट, थोड़ा सा डिमांड सप्लाई बात, खास तौर से कंपटीशन में बहुत से लोग आपको लॉजिक दिलाते हुए नजर आएंगे कि यहाँ पे अब ईवी आ रहे हैं, पेट्रोल पंप की डिमांड नहीं होगी, पेट्रोल की डिमांड नहीं हुई, एनर्जी की डिमांड कम हो जाए। ये सब कुछ ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इस सबसे बड़ी बात है इनके रेंटल इनकम या फिर इनके फंडामेंटल काफी स्ट्रांग है, और इसी वजह से आपको डिविडेंड भी अच्छा मिलता है। तो मुझे ऐसा लगता है स्टॉक की वोलेटिलिटी को हटाकर अगर देखेंगे तो लॉन्गर टर्म पे ये स्टॉक्स अच्छे हैं। वापस से आपको 190 195 के आसपास तक दिखेंगे। खरीद लिया तो लॉस नहीं बुक करना, और अगर लॉस हो रहा है तो थोड़ा सा स्ट्रैटेजी बदल के थोड़ा एकोमुलेट कर लीजिए। तो मुझे लगता है यहाँ पर गेल, IOCL, पेट्रोनेट, BPCL, HBCL, इनमें एज इट इज बजट से कोई इंपैक्ट नहीं आया, और बजट के अलावा भी अगर आप देख रहे हैं तो इनमें कोई बहुत बड़ा करेक्शन भी नहीं आपको देखने को मिलेगा। तो एज इट इज पोजीशन जहां पर है वहीं रहने दीजिए, एवरेज करने के लिए थोड़ा सा वेट। सर एक शंका यहाँ पर ये भी है, क्योंकि बहुत सारे दर्शकों के सवाल ये भी आते हैं सर इसी की चीज़ को लेके कि भाई सरकार तो रिन्यूएबल के ऊपर फोकस कर रही है यहाँ पर, और आप ये देखिए निकल के जो बजट में निकल के आया न्यूक्लियर थीम के ऊपर फोकस करिए, क्लीन एनर्जी के ऊपर फोकस करिए। तो भाई क्यों हम लोग ONGC लें, क्यों हम ऑयल इंडिया लें, या फिर क्यों हम ये स्टॉक्स लें? क्या इसकी जगह पर दूसरी तरफ फोकस करने की ज़रूरत है? सर इसका जवाब क्या होगा आपका? देखो क्या होता है कि अभी जब ईवी का, अगर मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, और हर्ष, ईवी पिछले हम 2021 से हम बढ़ते हुए देख रहे हैं, राइट? आज जी कितने साल हो गए? 4 साल 5 सालों में अभी मार्केट शेयर में भी उतना बहुत बढ़ोतरी नहीं दिखी है, क्योंकि अगर आप जीरो से स्टार्ट करिए और दूसरे दिन अगर 2 स्टॉक भी बिक गए, 2 ईवीज भी डिमांड पे आ गई, तो आप कहेंगे कि हमारी 20% की ग्रोथ हो गई, 200% का डबल ग्रोथ हो गया। आप समझे पॉइंट को। लेकिन जो ONGC है, जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं, इनको अभी बहुत टाइम लगेगा, आने वाले अभी 15 साल से 20 साल लग जाएंगे, और तब तक मेरे ख्याल से शायद आप अपनी चुनौतियों से कहीं आगे निकल जाएंगे। क्योंकि ये सारी डिमांड, ये जो पूरा स्ट्रक्चर है वो ऐसा स्ट्रक्चर है कि जो कि सदियों में जाकर चेंज होता है, दशकों में नहीं चेंज होता, सदियों में। सदियों का मतलब है कि आप 10 साल 15 साल 20 साल बाद आप इसका वो देखेंगे। 200 रुपए का, 252 रुपए का स्टॉक अगर ONGC आप देख रहे हो, आप एक बात समझो, क्या गिर के क्या कर लेगा? ज्यादा से ज्यादा गिर कर ये 220 तक आ सकता है, 190 तक आ सकता है। एसेट भी अगर अपने ये बेचेंगे और अगर नए रेवोल्यूशन पे गए, अगर ईवी के पंप भी लगाना शुरू कर दिया, तो आप ये मान के चलिए कि रेवेन्यू कहीं ना कहीं से तो कंपनी निकालेगी। कंपनी की ग्रोथ तो बंद नहीं हो सकती, नेटवर्क इतना अच्छा है, तो स्विच कर लेंगे। तो उसके हिसाब से आप देखें तो मुझे ऐसा लगता है कि आगे 15 साल तक तो अभी सेफ है, उसके बाद देखा जाएगा। ठीक है सर, बहुत अच्छे से आपने, मुझे लगता है दर्शकों के मन में जो शंका थी वो दूर कर दी। एक संतोष जी का सवाल है, कह रहे हैं हर्ष जी, रवि जी, गुड आफ्टरनून सर, PSU बैंक में क्या करें, SBI, कैनरा, यूनियन बैंक, PNB में, और डिफेंस स्टॉक्स में क्या करें, कि एग्जिट करें या फिर बने रहें? मैं इनका सवाल का जवाब लूँ सर से, एक बार एक रिपोर्ट दिखाता हूँ मैं आपको, जो ब्रोकरेज की रिपोर्ट आई है डिफेंस को लेकर। यहाँ पर एक बार हम लोग लेकर आते हैं स्क्रीन के ऊपर और दिखाते हैं अपने दर्शकों को कि भाई जो रिपोर्ट आई है उसमें वो क्या बात निकल के आई है। गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट आई है, उन्होंने यहाँ पर ये कहा है कि भाई FY27 का जो रक्षा बजट है वो अनुमान से बेहतर रहा है, और साथ में उन्होंने कहा कि भाई जो रक्षा बजट है उसमें 7% जो है, ये देखिए 7% बढ़कर करीब 7.85 लाख करोड़ हो गया साल दर साल के हिसाब से। FY26 से जो रक्षा खर्च है उसमें बजट अनुमान से देखें तो 8% की बढ़ोतरी हुई है, और अगर आप यहाँ पे FY27 के हिसाब से कैपिटल एक्सपेंडिचर में खरीदारी के हिसाब से देखें तो वो भी 18% बढ़ता दिखा। और खासतौर पर रक्षा उपकरण जिसमें आप देखिए रडार हो गए, बॉम्ब्स हो गए, शेल्स हो गए, तमाम तरह की चीज़ें जो है वो 62% यहाँ पे बढ़ोतरी हुई है। अब इनको पसंद क्या आ रहा है रिपोर्ट में, अगर मैं देखूँ अपने दर्शकों
को बताऊं तो डायरेक्ट के हिसाब से अगर आप देखें यहाँ पर अगली प्लेट लेकर आते हैं यहाँ पे, तो सोलार इंडस्ट्रीज है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स है, भारत डायनामिक्स है, ये डायरेक्ट फायदा होता हुआ दिखेगा, ये इस रिपोर्ट में कहा जा रहा है। इनडायरेक्ट में अस्त्र माइक्रोवेव हो गया या डाटा पैटर्न हो गया। एरोस्पेस में उन्होंने कहा आजाद इंजीनियरिंग और पीटीसी इंडस्ट्री, जो कस्टम ड्यूटी में जो छूट मिली है उसका फायदा इस हिसाब से होता हुआ दिखेगा। अब सर मैं वापस आता हूँ जो यहाँ पे संतोष जी का सवाल है। सर पीएसयू बैंकों की बात करें यहाँ पर, तो मैं अभी बात ही कर रहा था कि सर जो बोरोइंग के नंबर्स निकल के आए हैं वो एक कंसर्न यहाँ पर चीज़ें दिखती हैं। डिपॉजिट का जो है वो दबाव दिख रहा है बैंकों के ऊपर। यहाँ पर आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी आने जा रही है, किस तरीके से प्ले करना चाहिए यहाँ पर सरकारी बैंकों को लेकर और डिफेंस स्टॉक्स को लेकर? हर्ष, वेरी गुड। बहुत अच्छा आपने कंपैरिजन भी किया है और अच्छे से रिपोर्ट को भी एक्सप्लेन किया जिससे लोगों को बहुत क्लियर समझ में आ जाए। मैं आपको थैंक यू सर, बैंकिंग थैंक यू सो मच सर। बैंकिंग की तरफ पहले आते हैं, फिर हम लोग तो देखिए अभी डिफेंस की चर्चा अभी लंबी कर लेंगे और बल्कि जो स्टॉक्स इसमें रिकमेंडेशन पे आए उन पे भी हम लोग डिटेल में कर लेंगे। तो उसके लिए तो प्रोग्राम चल रहा है, लाइफ गोइंग ऑन है। आप बने रहिए, जुड़े रहिए, नॉलेज अपनी बढ़ाते रहिए और अपनी स्ट्रेटजी बनाते रहिए। अभी के हिसाब से देखिए बैंकिंग पे जाते हैं तो देखिए पहली बात है, बैंकिंग में दो धड़े आपको नजर आएंगे। एक है जो कि लार्ज कैप की तरफ जाता है और एक है स्मॉल कैप की तरफ जाता है। मैं इसकी डेफिनेशन और सिंपल कर देता हूं। एक है जो 1,000 रुपए 800 रुपए से लेकर 1,000 रुपए के ऊपर है और एक ऐसा धड़ा है जो कि 200 रुपए से लेकर 50 रुपए तक के बैंक है। क्लियर है? अब आते हैं एक तरफ जाते हैं, प्राइवेट हो चाहे सरकारी ले लीजिए, पीएसयूज ले लीजिए। देखिए 3 बैंकों में तो ग्रोथ आपको दिखाई देगी, आज नहीं कल, कल नहीं परसों। और सबसे बढ़िया तरीका यह है कि इनमें नहीं समझ आ रहा तो धीरे धीरे करके एसआईपी चलने दीजिए। कौन से बैंक है? पहला है आईसीआईसीआई बैंक, दूसरा है एचडीएफसी बैंक और तीसरा है आपका एसबीआई। अब इनकी रेटिंग क्या है ना, वो इस तरीके से चेंज होती। पहले मैंने नाम लिया आईसीआईसीआई बैंक का, दूसरा नाम लिया एचडीएफसी का, तीसरा नाम अगर देखता हूं तो एसबीआई। या तो कभी ये उल्टा होगा, कभी ये उल्टा होगा, कभी ये ऊपर होगा, कभी ये नीचे होगा। इसके अलावा कुछ चेंज होने वाला नहीं है, रहेंगे यही 3 बैंक मोटा। अब आप समझिए, अब छोटे बैंकों की तरफ जाते हैं। छोटे बैंकों में आपके पास ऑप्शंस क्या क्या आते हैं? अगर आप जाते तो उसमें भी प्राइवेट भी मिल जाएगा, छोटे भी बड़े भी मिल जाएंगे। यस बैंक जिसको अभी कोई पूछता नहीं है, धनलक्ष्मी बैंक जिसमें कुछ बचा नहीं है, पीएसबी जो कि ट्रेंड को फॉलो नहीं करता। आते हैं अब उसके आगे चलते तो आपके पास कौन सा आता है? यूको बैंक, आईएनडी बैंक, सेंट्रल बैंक, साउथ इंडियन बैंक, उज्जीवन फाइनेंस, आईडीबीआई, पीएनबी। इनमें अब इन पूरी रेंज को अगर पहले मैं करता हूं कि 20 रुपए से लेके 50 रुपए तक अगर आता हूं तो इनमें यूको बैंक अच्छा है, सेंट्रल बैंक अच्छा है, साउथ इंडियन बैंक थोड़ा रुकना चाहिए। कितना रुकना चाहिए? जो अभी 36 रुपए आप देख रहे हैं, इसको करेक्शन पे आते आते कम से कम एक बार 28, 30 रुपए, 27 रुपए के आसपास आ जाए तो कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, फिर रिटर्न भी बढ़िया मिलते हैं। तो ये इन्वेस्टमेंट के लिए अभी थोड़ा रुकना चाहिए। कितने दिन रुकना चाहिए? अगले 3 महीने तक अभी इनमें निवेश मत करिए, कोई फायदा नहीं है। पैसा फंसा रहेगा, कोई रिटर्न नहीं मिलेगा, ना कोई दुख होगा ना कोई खुशी होगी। बस आपको सुख मिलेगा कि आप स्टॉक मार्केट पर निवेशित हैं और रोज का आपका रूटीन दिनचर्या चलता रहेगा। दूसरी तरफ आ जाइए, अब आते हैं जिसमें बैंक ऑफ बड़ौदा, आईडीबीआई, आईडीएफसी फर्स्ट और साथ ही 100 रुपए के ऊपर कैनरा बैंक की तरफ जाएं। ये जो बैंक है इनमें अगर आप लॉन्ग टर्म ट्रेड लेके बैठे हुए हैं तो बैठे रहिए, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। इन 6 महीनों में एवरेज मत करिए, थोड़ा बहुत एवरेज करेंगे लेकिन राइट लेवल राइट टाइम पे पाने के लिए आप शो को फॉलो करते रहिए। अब आ जाते हैं किन बैंकों से इसमें भी दूरी रखनी चाहिए जो 150 रुपए के ऊपर है। बंधन बैंक, कोई बंधन मत निभाइए। कोई बंधन निभाएंगे तो हमेशा रिश्ते में ही धोखा मिलता है, वही आपको मिलेगा। यूनियन बैंक ऑलरेडी काफी चल चुका है। फिनो पेमेंट बैंक 209 रुपए का मत लीजिए, क्योंकि अभी ये थोड़े दिन तक अभी साथ नहीं देंगे। तो आपको इसीलिए मैंने सारी 0 से 20 से 50, 200 से 150 से 200 के बीच में और 1,000 रुपए के जो भी है उन सभी को बता दिया। स्ट्रैटेजी यही रखिएगा। मैंने पहले ही कहा था कि आज स्ट्रैटेजी बनाने का, इंडिविजुअल ट्रेड तो देते रहेंगे लेकिन ये स्ट्रैटेजी क्या रखनी वो समझ लीजिए। बिल्कुल सर, और इसलिए सर मैं आपको वन ऑफ द मतलब शार्प माइंड्स मार्केट से कहता हूँ। आपको लेवल्स जो है ना वो उंगलियों पे याद होते हैं, वैसे ही बता देते हैं, स्क्रीन को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती सर। ये तो सर बहुत मतलब आपका वो है सर
कि इतनी ज़बरदस्त नॉलेज आप यहाँ पर रखते हैं। अच्छा सर, कुछ दर्शकों के सवाल हैं यहाँ पर, वो बेसिकली कैपिटल मार्केट, जैसे विजय जी हैं यहाँ पर, बीएससी इन्होंने जो है कह रहे हैं कि 2270 लेवल्स के ऊपर खरीदा है, यहाँ पे ग्रो के ऊपर सवाल आ रहे हैं। तो मैं इसके ऊपर भी आता हूँ कि करके कोशिश करते हैं। पर सिटी की एक रिपोर्ट आई है और रिपोर्ट में क्या कहा गया है वो मैं सामने रखता हूँ अपने दर्शकों की। भाई एसटीटी जो बड़ा है यहाँ पर, उससे शॉर्ट टर्म में एफ एंड ओ वॉल्यूम्स में एक हल्की गिरावट देखने को मिल सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखें तो ट्रेडिंग बिहेवियर जो है उसमें कोई बड़े बदलाव की संभावना कम है। यहाँ पे सेबी रेगुलेटरी में बदलावों से पहले आप ये समझिए कि ऑप्शन प्रीमियम जो टर्नओवर था वो 30% के आसपास था, लेकिन जो बदलाव होंगे उसके बाद 10% रह जाएगा। इसका असर सबसे ज़्यादा कहाँ पड़ सकता है? एंजल वन और ग्रो पे सबसे ज़्यादा असर पड़ेगा। एफ एंड ओ में रेवेन्यू मिक्स जो है वो जो ऊंचा जो है टॉप लाइन में एक हल्का सा दबाव जो है वो रह सकता है यहाँ पर, लेकिन जो दूसरे कैपिटल प्लेयर्स है जैसे नुवामा हो गए, वहाँ पर जो ये दबाव है बहुत ही सीमित रहेगा। अब सर एक तो ये चीज़ हो गई, दूसरी चीज़ यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट निकल के आई जो थोड़ा पढ़ने के बाद समझने की कोशिश की गई है यहाँ पे, कि सरकार की तरफ से एक और रिलैक्सेशन दिया गया है यहाँ पर। और रिलैक्सेशन फाइनेंस बिल 2026 के हिसाब से, अगर जीएसटी को एक बार मैं स्क्रीन पर वो भी डाटा लेके आते हैं यहाँ पर, उसमें एक बदलाव किया गया। उसमें क्या बदलाव किया गया? जो ब्रोकर्स हैं उनकी जो एफपीआई को दी जाने वाली जो सर्विस है उस पर एक असर देखने को मिल सकता है। पहले विदेशी ग्राहकों को जो दी जाती थी इंटरमीडिएटरी सर्विस जो दी जाती थी वो 18% जीएसटी रखता था, जिसमें ब्रोकेज हो गया, कमीशन हो गया, एजेंसी हो गई, तमाम तरह की चीज़ें हो जाती थी। लेकिन अब यहाँ पर जो है एफपीआई को दी गई जो सर्विस है जीएसटी के दायरे से बाहर हो सकती है, इस तरह की खबर निकल के आ रही है सर। इसको इस संदर्भ में कैसे देखा जाए सर, और क्या आपको मानना है कि अब जो मार्केट्स, जो कैपिटल मार्केट से जुड़े शेयर्स हैं, क्या फिलहाल के लिए दूरी बनानी चाहिए? क्योंकि पहले भी इस तरह की खबरें सेबी की तरफ से आती रही यहाँ पर, लेकिन स्टॉक जो है वो अपनी मस्त चाल में चलते रहे। ऊपर से अब तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं एनएससी के आईपीओ को लेकर भी क्लैरिटी आ गई है। देखो हर्ष, इस पे ना मैं ये कहूंगा कि आप दो तरीके से यहाँ पर इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए। कौन सी कैटेगरी में आप आते हैं ये आपको ध्यान रखना है। पहला, जो रिटेल निवेशक है जो चाहते हैं कि भैया मैंने कुछ दिन स्टॉक लिया और ट्रेड किया, प्रॉफिट आ गया बुक कर लिया, या फिर लॉस आया तो कुछ देख स्ट्रैटेजी देख ली। जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर है, छोटी छोटी क्वांटिटी ट्रेड करते हैं, और क्वांटिटी ऐसा छोटी का मतलब है कम से कम आप 5000 शेयर वाले हैं। आपको मैं बताऊं कि ये सेगमेंट आपके लिए है ही नहीं। आप ये इस समय बीएससी है, एमसीएक्स है, एनएसडीएल है, आनंद राठी है, ग्रो है, इन सभी स्टॉक से बना लीजिए दूरी। कोई दोस्ती मत करिए, क्योंकि अगर आपने दोस्ती रखी तो मैंने अभी बताया रिश्ते में धोखा मिलता है, दोस्ती में भी धोखा मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि ये अभी शॉर्टर पीरियड में ये थोड़े थोड़े मार्केट से वाइप आउट होते हुए नजर आएंगे, और ये वैसे भी सीजनल होते हैं। सीजनल का मतलब समझते हैं ना, जैसे खरीफ की फसल आती है, रबी की फसल आती है, ये इसी टाइप के है कि कुछ ऐसा पॉजिटिव कोई डेवलपमेंट सरकार का हो रहा हो तो फिर यहां पर बढ़ जाएंगे। अभी साफ साफ तो झटका लगा है, आगे और झटके की उम्मीद है, थोड़ा है, थोड़े की जरूरत है, बाकी और मिल जाने वाला है। तो मेरे हिसाब से इस सेक्टर में, इस सेगमेंट पे, इन स्टॉक्स में, मैंने कल भी आपके बजट के टाइम पे कहा था मत खरीदिएगा, नहीं तो जल जाएंगे। और फिलहाल अभी के हिसाब से दूरी बना लीजिए। अब आते हैं वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर जिन्होंने अपने पोर्टफोलियो पे ले रखा है, जिनकी क्वांटिटी यहां पर ज्यादा है, उनको एवरेज बिल्कुल नहीं करना है। इन स्टॉक्स में अभी कोई मोमेंटम नहीं होगा, कोई एवरेज मत करिए। 8-10% की सफाई हो जाएगी, लेकिन 8-10% अगर आपका पोर्टफोलियो वेटेज बना रखा होगा तो 3.5-3%, 4% का भी वेटेज होगा तो 8-10% का फर्क नहीं आएगा। ज्यादा से ज्यादा 1% का फर्क आपके पोर्टफोलियो में आएगा, जो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होगा। तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा स्ट्रैटेजी चेंज करिए। इनमें देखना भी है तो मई के बाद ही इन स्टॉक्स को आप सेगमेंट पे रखिए, तब तक सेटल डाउन होती हुई नजर आएंगी, चीजें एप्लीकेबल हो जाएगा, और क्या स्ट्रैटेजी होगी साल की वो भी पता चल जाएगा। बिल्कुल सर। एक दर्शक है नरेश कुमार जी, डिक्सन टेक्नोलॉजीज की बात कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि अब क्या लिया जा सकता है सर? ईएमएस सेक्टर जो है, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज सेक्टर, यहाँ पर जो है सरकार की तरफ से 40,000 करोड़ का जो है यहाँ पर बजट में एलोकेशन होता हुआ दिखा है। आप इस स्टॉक को, क्योंकि सीमेंस है और दूसरे स्टॉक्स भी हैं इस थीम में निकल कर आते हैं, पिछले कुछ समय में पिटाई हुई है सर। डिक्सन ने एक अच्छा पैसा बना कर दिया, लेकिन अब पिछले कुछ समय में यहाँ पर देखा है कि काफ़ी गिरावट आई है। क्या ये मौका है सर वैल्यू पैकिंग करने का, या फिर अभी जो है दूरी बना के रखी जाए यहाँ पर भी? देखिए हर्ष, इनका सवाल बहुत अच्छा और वाजिब है, और कॉन्ग्रेचुलेशन कि आप ऐसा पेशेंस के साथ सवाल पूछ रहे हैं। पहला, देखिए इस समय चल कितना रहा है, पहले इस प्राइस पे ही आते हैं। 10,260 रुपए का ये स्टॉक चल रहा है।
क्या रेंज दिखा सकता है? 9,700 रुपए तक इसके डिप आपको देखने को मिल सकते हैं। और लंबे समय के हिसाब से देखें, क्योंकि 10,000 का स्टॉक है, तो आप ऑब्वियसली है कि आप 3-4 हजार की वोलेटिलिटी तो आप देखेंगे ही देखेंगे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये लेवल्स, पहला 20-30% यहां पर खरीदने में कोई बुराई नहीं है। और हर 500 रुपए के एक करेक्शन पर कब तक खरीदना है? 9,700 से 800 रुपए जो मैंने लोवेस्ट लेवल बताए, उन लेवल तक 100% इन्वॉल्वमेंट कर सकते हैं। टारगेट क्या रखें? 13,500 के टारगेट, लेकिन एक साल से पहले मत सोचिएगा। अगर आप एक साल से पहले सोच रहे हैं तो फिर मेरे हिसाब से ये स्टॉक आपके इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं है। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म प्लेयर हैं, आप 3 साल 5 साल वाले के हिसाब से खरीदना चाहते हैं, एक स्टॉक ऐसा भी चाहते हैं जो टेक्नोलॉजी पे हो, तो पहला स्टॉक ये है। दूसरा, चूंकि आप बोनस देख रहे हैं, तो बोनस पे बोनस ना मिले ऐसा हो नहीं सकता। तो बोनस पे बोनस अगर चाहिए तो दूसरा स्टॉक है MTR टेक। जी। आप स्क्रीन पर बाबू राव जी अगर ले आएंगे तो आप देख लीजिएगा। मेरे हिसाब से यहां पर भी एक अच्छा मोमेंटम मिल सकता है, जो कि आपको इसी सेम स्ट्रैटेजी के तहत आप इन दोनों को आप भाई बना लीजिए। मतलब दोनों को भाई बनाने का मतलब है दोनों को एक एक करके आपको लेके चलना है। अगर आप एक एक करके लेके चलेंगे तो मुझे लगता है कि आपका पोर्टफोलियो बहुत बेहतर बनेगा। बिल्कुल सर। और आप ये देखिए कि दर्शक जो हैं हर एक चीज़ को बहुत बारीकी से विश्लेषण करते हैं, निकालते हैं। और कल के बजट में अगर वो हमारे साथ जुड़े थे तो देखिए एक एक चीज़ जो हम लोगों ने डिस्कस की थी, जैसे कल डिस्कस किया था मैंने पेटीएम और मोवी को लेकर कि स्टॉक्स में जो है तेज़ी हो रही है, क्योंकि सरकार की तरफ से यूपीआई की जो है यहाँ पर जो कुछ परसेंटेज जो है सरकार की तरफ से यहाँ पे ऐड ऑन करते हुए दिख रही है यहाँ पर। अब यहाँ पर आप ये समझिए कि ये जो स्टॉक है मोवी, कल तेज़ी आई है सर, लेकिन पिछले कुछ समय में काफ़ी ज़्यादा जो है वो दबाव इस स्टॉक में रहा है। एक क्या अपॉर्चुनिटी रहेगी, निकल जाना चाहिए इस शेयर के अंदर से? क्योंकि क्या हो गया कि लंबे समय से यहाँ पे जो निवेशक है फंसे हुए हैं यहाँ पर। अपॉर्चुनिटी रहेगी आपके हिसाब से कि अगर ये तेजी के भाव मिल जाएं तो निकल जाएं? देखिए, इसको मैं बहुत सिंपल आपको बताऊं, मुझे हंसी इसलिए आ रही है हर्ष, क्योंकि आ, मेरे ऑफिस में जैसे ही आज मैं आया तो मेरे से टीम ने पूछा जी। कि सर, आपका बजट पर आपने एग्जैक्टली क्या, आपको क्या वो कहना है? तो मैंने कहा यार, कल बजट में संडे था, छुट्टी का दिन था, तो मैंने 4 डिस्प्रिन और 2 सेरेडॉन खाई, 2 तो आपके ऑफिस में ही खाई है। तो जवाब मिल गया होगा, समझ रहे हो कि मैं क्या इशारा कर रहा हूं। बिल्कुल सर, तो, बिल्कुल। तो सर देखो, आप बजट की तरह है ना, इस पे एक्सपेक्टेशन बहुत है, लेकिन आपको डिस्प्रिन और सेरेडॉन खाने की जरूरत अगर पड़े तो बेटर है निकल जाइए, यही सजेशन है। इसलिए मैंने आपसे पूछा सर कि मैंने खरीदने की बात नहीं की, मैंने पूछा कि सर जो लेवल्स आए हैं क्या निकल जाना चाहिए, इसलिए मैंने आपसे ये चीज़ पूछी है सर। नहीं नहीं, बिल्कुल हर्ष, और मैंने इसीलिए आपको बहुत मतलब बजट का भी सार बता दिया और इस स्टॉक का भी। ठीक है सर। एक ज्योति जी हैं सर। अब ज्योति जी का सवाल मैं थोड़ा सा इसमें और चीज़ें ऐड ऑन करता हूँ। मल्टी एसेट फंड और फ्लैक्सी कैप फंड में क्या इन्वेस्ट करना सही रहेगा इस समय सर? क्योंकि सर मल्टी में देखिए डाइवर्सिफिकेशन मिलता है, गोल्ड सिल्वर में तमाम तरह की चीज़ें हम लोग देख ही रहे हैं, लोग हाथ जला के बैठे हैं तबीयत से इस समय जो ऊपरी भाव में खरीदारी गई। फ्लैक्सी कैप में वैरायटियाँ हो जाती हैं हमारे पास। आपके हिसाब से सर अभी जिस तरीके से बाजार का मूड माहौल है, क्या आपको लगता है क्या इन्वेस्टमेंट क्योंकि बहुत सारे तो ऐसे भी दर्शक मिलते हैं भाई सिप में हम लोग ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, बढ़ तो रहा नहीं है, क्या किया जाए सर यहाँ पे? हर्ष, जो मैं जवाब देने वाला हूं ना, वो जी। बहुत सरप्राइजिंग होगा उन लोगों के लिए जो लोग मुझे सुनते हैं। जी। लेकिन मेरा एक बहुत बढ़िया प्यारा सजेशन है। फरवरी का महीना चल रहा है, जी। अप्रैल में मतलब 3 महीने के लिए अगला जो पैसा आपके पास है उसको किसी SIP म्यूचुअल फंड पे डालने से अच्छा है 3 महीने के लिए FD में डाल दीजिए। टेंशन फ्री थोड़े दिन रह के देखिए इस साल। हम्म। सजेशन यही है कि टेंशन फ्री रहिए। जहां तक फ्लेक्सी कैप और मल्टी कैप की, देखिए अगर 3 महीने बाद जाके लेंगे ना तो बेटर सिचुएशन, बेटर NAV पे मिलेगा, बट नॉट एट करेंट मार्केट प्राइस। जस्ट वेट फॉर सम मोर टाइम। बिल्कुल, ये बात सर बिल्कुल सही कह रहे हैं यहाँ पर कि बाजार की जो स्थिति जो मतलब आप उनके जवाब से आकलन कर सकते हैं कि क्या स्थिति आने वाले दिनों में देखने को मिल सकती है। कई बार इस जवाब में ही कई तरह की चीज़ें निकल कर आ जाती हैं यहाँ पे। अब सर कुछ एक दो सवाल मैं और लेना चाहूँगा, फिर हम लोग कुछ थीम्स के ऊपर भी बात करेंगे आपके साथ। अब आप आए हैं तो सर पूरा फ़ायदा उठाएंगे हम लोग आपका। यहाँ पर एक दर्शक हैं ट्रेन इन रेन के नाम से, अब ये कह रहे हैं कि जो टैक्स रेल है और एक्शन कंस्ट्रक्शन है यहाँ पर, क्या मौजूदा लेवल्स में यहाँ पर, क्योंकि ये लॉस में बैठे हैं, क्या करना चाहिए यहाँ पे? क्या निकलने की सलाह रहेगी या बने रहे यहाँ पर?
देखिए, मुझे ऐसा लगता है, पहली बात, एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स इस समय चल रहा है 874, और ये स्टॉक उतना इम्पैक्टेड नहीं है, तो मुझे लगता है कि आप इसको अभी होल्ड करके रखिए। 1080 के आसपास के लेवल्स आपको मिल सकते हैं, जल्दबाजी मत करिए। एवरेज भी करना तो 820 के आसपास का मेरा सजेशन होगा, वहां पर करिएगा, लेकिन नॉट एट करेंट मार्केट प्राइस, जस्ट वेट फॉर सम मोर टाइम। जहां तक टेक्स इंफ्रा की बात है, आप अगर क्लियर करते हैं कि आपने किस रेट पर खरीदा है, तो आई विल गिव द बेटर ओपिनियन, बट आई कैन से दैट वेट with a stop loss of 88 rupees. Right now is trading around 96, but I can say that you just wait for 88 rupees. 88 rupees का stop loss डाल के अगर वेट करेंगे, टारगेट इज 110, बट इन लॉन्गर टर्म। ठीक है सर। अच्छा सर, एक चीज़ बताइए, क्योंकि बजट आपने कल पूरा विश्लेषण किया और आपने पूरा, मुझे लगता है रात तक बैठ के आपने तमाम तरह की चीज़ें खंगाली होंगी सर, उसका जो निचोड़ निकला है सर, कुछ ऐसे फिल्टर्स हैं सर स्टॉक्स जहां पर ध्यान देना चाहिए सर? देखिए, अगर इसकी बात करेंगे तो मैंने तो इसका निचोड़ आपको कल ही दे दिया था। आपको याद होगा, कल आपके यहाँ पे मैंने पावर सेगमेंट की एक रिकमेंड कहा था कि आप लोग पावर सेक्टर को मत छोड़िएगा, पकड़ के रखिएगा। आज देखिए क्या चल रहा है, कोई भी पावर सेक्टर स्टॉक, पावर स्टॉक उठा के देखिए, पावर ग्रिड देखिए, टाटा पावर देखिए, ये सारे स्टॉक्स जो है वो आपको अच्छा खासा जम दिखाते हुए नजर आए। पीएफसी देख लीजिए, अपनी रेट से जहां पर अगर भाग रहा है, तो वो कल 410 के आसपास का भाव मारा, थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग तो आएगी, क्योंकि हिम्मत लोग छोड़ देते हैं। लेकिन ये तो कल चलते मार्केट के बीच में रिकमेंडेशन मैंने आप लोगों को दी है। तो आप लोग अब इस थीम को अगले 3-4 महीने 6 महीने तक पकड़ के रखिए, कोई दिक्कत नहीं। एक स्टॉक और आप लोगों को रिकमेंडेशन पर दिया था, अनंतराज। अनंतराज सर, तो आप तो देखिए, आज वो भी वहीं पर खड़ा है, कुछ ना कुछ ऊपर ही चलेगा, कुछ सांस ऊपर की लेगा, लेकिन थोड़ा टाइम लगा के लेगा। लीजिए, आपके सामने ही है। तो कल से डिस्कशन में आज यही, तो अभी इन्हीं स्टॉक्स की थीम है, पकड़ के रखिए। बाकी एक स्टॉक की थीम मैंने अभी और बताई थी, एमटीआर टेक। तो धीरे धीरे करके लीजिए, लेकिन ये दो सेक्टर और स्टॉक्स जो है वो अग्रेसिव। बिल्कुल। और अभी हम लोग जो डाटा सेंटर है ना, उसके ऊपर अच्छे से चर्चा करने वाले हैं कि बजट में क्या हुआ है और कौन कौन से स्टॉक्स हैं जो सीधे तौर पे इससे फ़ायदा होता हुआ दिख सकता है या नहीं दिख सकता, वो हम लोग सर से समझेंगे, रवि सर से। लेकिन फिलहाल के लिए जो स्थिति है वो हम लोग रखेंगे। लेकिन एक सवाल यहाँ पर देखिए विजय जी से, हालांकि विजय जी का सवाल हमने ले लिया यहाँ पे, ग्रो को लेके, सेक्टर को लेके हमने बात की। सर, ग्रो में लेवल्स हैं अभी बाइंग के, जिस तरह के फॉल आया, या फिर अभी फिलहाल के लिए ओवर वैल्यू लग रहा है आपको ये स्टॉक? देखिए, मेरे हिसाब से तो अभी फिलहाल बाय के लेवल तो बिल्कुल नहीं देखने चाहिए, बल्कि मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि मार्केट की जो अभी सिचुएशन, उस पर शोक शबा करनी पड़ जाए, क्योंकि ये अभी जो 160 रुपए देख रहे हैं, हम जल्दी 130 पे बात करेंगे। तब तक के लिए वेट एंड वॉच। तब तक के लिए वेट एंड वॉच कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है सर। कुछ जो दर्शक है वो हुडको को लेकर सवाल पूछना चाह रहे हैं। यहाँ पर उम्मीद थी कि कुछ यहाँ पे हाउसिंग फाइनेंस को लेकर या दूसरी चीज़ों को लेकर ऐलान होता हुआ दिखेगा, तो वहाँ पे कुछ बहुत ज़्यादा चीज़ें निकल कर आई नहीं है। आवास हाउसिंग फाइनेंस हो गया, हुडको हो गया, तो ये तमाम स्टॉक्स हैं सर। आप इसको कैसे देख रहे हैं यहाँ पर? क्या यहाँ पर जिस तरीके दबाव, आज देखिए 6.5% टूटा हुआ है हुडको सर, तो क्या करना चाहिए यहाँ पर? देखिए, थोड़ा दबाव तो और दिखेगा, 165 तक के लेवल दिख सकते हैं। अगर आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशो आपको सजेस्ट करता है तो आप वेट करिए, अदरवाइज यहाँ पर थोड़ा सा दूरी बनाकर रखिए। करंट लेवल पर एवरेज भी नहीं बनता, जस्ट वेट एंड वॉच। ठीक है। एक बिमला जी से पूछिए सर थोड़ा सा और, क्योंकि बहुत सा दर्शकों सवाल मतलब डिफेंस पे ख़त्म नहीं हो रही, ये स्थिति हो रखी है। ज़्यादातर अगर मैं देखूं रेशो निकाल के तो 70-80% डिफेंस के ऊपर ही है। अभी ये कह रहे हैं कि सर डिफेंस में क्या कर रहे हैं हम लोग, होल्ड करें, सेल करें या बाय करें, क्या स्ट्रेटेजी रखी जाए? यहाँ पर 50% डिफेंस में इन्वेस्ट कर रखा है। तो सर एक बिमला जी नहीं सर, बहुत सारे निवेशक हैं, जिस तरीके से वो सिंदूर वाला पूरा मामला हुआ उसके बाद तो वो और बुलिश हो गए। यहाँ पर आपके हिसाब से एक तो परसेंटेज कितना होना चाहिए अपने पोर्टफोलियो के अंदर डिफेंस का, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने 50% का एलोकेशन कर रखा है, ये बड़ा कंसर्निंग वाली चीज़ है सर। इतना मतलब आप अपना इतना बुलिश, मतलब 50% तक आप डाल दे रहे हैं अपना पैसा। दूसरी चीज़ सर, अभी जिस तरीके से गिरावट है, क्या वहाँ पर अभी दूरी बनाएं, अभी रुकें सर और ठहरें सर, क्या करना चाहिए? देखो हर्ष, मैं आपको बताऊं कि इसके लिए तो मैं ये कहूंगा कि जो हमारे यहाँ की प्रीमियम रिसर्च सर्विसेज है, उसको अगर आप फॉलो करेंगे तो आपको बहुत बेटर फायदा मिलेगा। उसका एक रीजन है, क्योंकि उस पे हम सही टाइम पे निकलने की भी राय देते हैं। और कल का दिन मैंने आपको ही यहाँ पर बोला साफ साफ, बजट वाला पूरे स्पीच देखिए कि डिफेंस काउंटर, रेलवे काउंटर की विदाई करने का दिन आ गया। और अब मत सोचिए कि क्या लॉस आ रहा है, क्या प्रॉफिट आ रहा है, एक बार काट लीजिए, क्योंकि 10-12% तो टूटेगा ही टूटेगा।
अब होता क्या है इसमें, देखिए जैसे मैं एक एग्जांपल, आपने भारत डायनेमिक्स लगाया, मैं इसी का एक एग्जांपल दे देता हूं। आप बीएल, चलिए चेंज कर दिया, बीएल पे पहले ले लेते हैं। जी। बीएल 470 रुपए सर कहीं से जस्टिफाई नहीं करता था, 60 रुपए का हाई बना दिया, फिर भी लोग बैठे हुए हैं कि अभी और चलेगा, अभी और दौड़ेगा, 550 भी जाएगा। ऐसा नहीं है। 410 आपके लेने का लेवल है, इंट्राडे वालों के लिए 435 रुपए बेचने का लेवल है, लॉन्ग टर्म वालों के लिए 460 रुपए अछूता लेवल है जिसे कभी नहीं छूना है। भारत डायनेमिक्स में 1450 का लेवल बिकने वाला लेवल है, और खरीदने वाला लेवल वेट कर लो, अभी 1180 के आसपास आएगा तब लेने वाला लेवल। एचएएल 4200 रुपए लेने का लेवल है, 3900 रुपए डबल लेने का लेवल है, और 4600-4700 रुपए थैंक यू करने का लेवल है, मतलब निकलने का लेवल है। पारस डिफेंस देख लीजिए, मैंने तो इस पे आपके यहाँ पे बजट स्पेसिफिक पिक भी दी थी, लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ इस बात की कि लोग प्रॉफिट बुक करना ही नहीं चाहते। लोग कहते हैं अरे रवि जी आपने खरीदवा दिया, अब तो हम तभी बेचेंगे जब ये डबल हो जाएगा। ऐसा नहीं होता। आप देखिए, हमने इसकी, मैं आपको याद दिलाऊं, आपके जो शोज लास्ट वेडनेसडे उठा लीजिए, मंडे उठा लीजिए, उस समय पारस डिफेंस चल रहा था 630 रुपए के पास ही। आज कहां चल रहे हैं सर? वापस 646। चलिए कुछ रिटर्न आ रहा है, लेकिन आप ये देखिए इसका टारगेट क्या रखा था, 690 रुपए से 710 रुपए का। हाई कितना बना? 735 रुपए का। मैं यही कह रहा हूं, ट्रेंड को फ्रेंड बनाइए। करंट लेवल पर डिफेंस काउंटर में अगर पोजीशन अब तो आपने फंसा रखी, एवरेज मत करने की जल्दबाजी करिएगा, लेकिन जो लेवल्स, जैसे कल भी मैंने कहा था, जो लेवल्स पे प्रॉफिट आ रहा है, थोड़ा भी प्रॉफिट आ रहा है मत सोचिए, निकल जाइए, क्योंकि निकलेंगे तभी दोबारा खरीद पाएंगे। अभी यहां पर थोड़ा सा करेक्शन और आएगा, 8 से 10% का करेक्शन आएगा। आपकी जगह मैं होता तो मैं जरूर काटना शुरू कर देता, नहीं काटता तो 50% पोजीशन हल्की करके नीचे लेने की कोशिश करता, पर खड़ा नहीं रहता। बिल्कुल सर, और आपने एक ही बार में कई सवालों के जवाब दे दिए, क्योंकि दर्शकों के सवाल बहुत सारे थे यहाँ पर, हर एक स्टॉक के ऊपर यहाँ पे डिफेंस से जुड़े, और खासतौर पे आपने जो बात की ना एग्जिट करना। अब आप देखिए जिन्होंने एग्जिट नहीं किया सिल्वर के अंदर, उनकी सर क्या हालत हुई है। यहाँ पर जो लालच होता है ना वो बुरी बला होती है, ज़रूरत से ज़्यादा लालच होता है तो फिर वही स्थिति देखने को मिलती है यहाँ पर। तो ये जो है यहाँ पर बुरा हाल है, और टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है मार्केट्स के ऊपर, तो इस चीज़ को आप ज़रूर ध्यान दीजिए। एक सवाल जो है रवि सर के लिए आया है कि NIIT में क्या किया जाए, 140 के लेवल्स हैं यहाँ पर, क्या होल्ड किया जाए? यहाँ पर बजट में एजुकेशन के लिए फंड आया है सर, कैसे देखा जाए इसको? देखिए, अगर 140 पे आपने लिया था और NIT लिमिटेड इस समय 74 चल रहा है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बजट के फंड का भी कोई खास फायदा होगा नहीं। लेकिन हाँ, ये है कि ये मुझे 74 का जो लेवल है NIT का, ये थोड़ा सा अच्छा लगता है, और मुझे ऐसा लगता है कि इन लेवल्स पर एक एकोमुलेशन कर लेते हैं तो मुझे लगता है कि बेनिफिट मिल जाएगा। तो आप करंट लेवल पर हैं तो बिल्कुल 5 से 8 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी कर सकते हैं, और थोड़ा सा वेट कर सकते हैं। लेकिन फ्रेश बायर जो करना चाहते हैं, जिनका इंटरेस्ट इस स्टॉक पे नहीं है, मत करिएगा। ठीक है सर, एक दर्शक है हमारे कह रहे हैं सर 4 दिन से लगातार सवाल पूछ रहा हूँ जी शिपिंग को लेकर, 80 स्टॉक हैं 1250 के ऊपर, रिजल्ट्स भी आए हैं इसके, क्या किया जाए? लॉस बुक करूं, क्या करूं? यहाँ पर तो देखिए, हाँ मैं माफ़ी चाहता हूँ, शायद मिस हो गया होगा। यहाँ पर जी की बात कर रहे हैं यहाँ पर ये, और यहाँ पर जो है बेसिकली जी शिपिंग को लेकर इनका सवाल है यहाँ पर। अब मैं नतीजों की बात करूँ यहाँ पर, तो नतीजे जो हैं देखिए, प्रॉफिट जो है वो 37% बढ़ता हुआ दिखा है शेयर का, मार्जिन जो है वो काफ़ी बेहतर रहे हैं यहाँ पर। लेकिन अभी जो है सर क्या सलाह रहेगी यहाँ पर इनके लिए? देखिए, इन सब मैंने बताया ना, डिफेंस के स्टॉक पे जो लॉस ले रहे हैं ना, वो बहुत डिफिकल्ट होता है। लेकिन हाँ, स्ट्रैटेजी बदल के एक बार को अगर लॉस बुक करना पड़े तो लंबे समय के लिए नहीं होता। जी शिपिंग वेट कर लीजिए सर, 1200 आपने 50 बताया शायद, आई थिंक लेने का रेट, राइट? जी तो मुझे लगता है वापस 1280 आने दीजिए, 1300 रुपए आने दीजिए, प्रॉफिट बुक कर लीजिए। कौन से घबराहट है? रिजल्ट अच्छे आए हैं, सब कुछ अच्छा है, तो फिर सपने अच्छे देखिए। बिल्कुल सही बात है सर यहाँ पर। और डिक्सन को लेकर देखिए बात हो गई है यहाँ पे, दीपेश जी आप थोड़ा सा पीछे रिवाइंड करके जाएंगे तो देखेंगे यहाँ पर एक और सेक्टर को लेकर मैं चर्चा करना चाह रहा हूँ सर आपसे, और उसमें भी थोड़ा सा और क्लैरिटी चाह रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि बहुत सारे सेक्टर्स थे इंफ्रा को लेकर, यहाँ पर कैपिटल गुड्स को लेकर, यहाँ पे खासतौर पे एक रिपोर्ट आई थी CLSA की यहाँ पर, तो वो एक बार हम लोग स्क्रीन पर लेके आते हैं। और मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूँ कि बजट में बार बार बोला था भाई कैपेक्स को लेके क्या होगा, कैपेक्स को लेके क्या होगा,
तो बजट में कैपेक्स को लेकर जो सरकार का फोकस दिखा है यहाँ पे FY27 के लिए जो कैपेक्स है वो 16% बढ़ा है यहाँ पर, और करीब 13.9 ट्रिलियन YoY बेसिस पे देखा जाए तो यहाँ पे 2026 के लिए ऑर्डर इनफ्लो और जो एग्जीक्यूशन रिकवरी है, ये रिपोर्ट में कहा गया कि भाई ये सरप्राइज कर सकती है, इस तरह की उम्मीद देखने को मिल रही है। प्रोजेक्ट्स की जो शुरुआत है वो $200 बिलियन के आसपास हुई है। नए 7 बुलेट ट्रेन और कई डेडिकेटेड फ्रंट वाटरवेज की भी मैं बात करता हूँ, जो इसमें रिपोर्ट में नहीं दिख रहा, लेकिन वाटरवेज को लेकर कई बड़ा ऐलान होते हुए दिखे हैं। अब इन्होंने कहा कि हम जो है अपने आउट परफॉर्म की जो रेटिंग है वो बरकरार रख रहे हैं, LNT के ऊपर, भेल के ऊपर, NCC के ऊपर, जी वर्नोवा, TND के ऊपर। सर यहाँ पे कैपिटल गुड्स और इंफ्रा को लेकर क्या आपकी सलाह रहेगी? देखिए, ये सारे जो आप सेक्टर में अगर देखते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कैपेक्स जो इंक्रीज हुआ है उसका देखिए सीधा सीधा फायदा कहाँ पर मिलेगा। उसका मिलेगा आपको जो इस टाइप के स्टॉक है जो लार्ज कैप है, जिनमें कभी मोमेंटम नहीं होता मार्केट का, जब खराब होती है स्थिति तो इनमें भरोसे का काम आता है। तो फार्मा सेक्टर से लेके FMCG के जो काउंटर है, इनमें आपको थोड़ा सा धीरे ग्रोथ दिखाई देगी, लेकिन एटलीस्ट ग्रोथ स्ट्रक्चर बना रहेगा। तो मुझे लगता है समय समय पर इनमें आपको यहाँ पर ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए। लेकिन करंट लेवल पे अगर आप देख रहे हैं तो मुझे लगता है कि इनमें कोई बहुत चेंज करने की जरूरत नहीं है। पोजीशन अभी जैसे आपने LNT, भेल, NCC इनकी बात करें तो मुझे लगता है कि इन स्टॉक्स में अगर आपकी पोजीशन है तो आपको होल्ड करके रखना चाहिए, बहुत पैनिक होने की जरूरत नहीं है। जी सर, तो यहाँ पर आपने क्लैरिटी दे दी सर। आप मुझे लगता है 2 बजे तक ही हैं सर हमारे साथ। जी बिल्कुल। तो सर जाने से पहले मैं आपसे एक चीज़ और पूछना चाहूँगा, किन सेक्टर से सर दूरी बना के रखें, कुछ स्पेसिफिक स्टॉक्स जो फिलहाल के लिए निवेशकों को अपने हाथ नहीं जलाने चाहिए? नहीं, देखो, तुमने 2 क्वेश्चन पूछे, दोनों बड़े गंभीर क्वेश्चन है। मैं आज आप लोगों को सेक्टर तो मैं हमेशा ही चर्चा करता रहता हूं, लेकिन आज सेक्टर के बजाय चलिए स्टॉक बता देता हूं किससे अभी दूरी बनाकर रखनी बहुत चाहिए। बढ़िया सर जी। पहला है IEX। जी इससे आप यहाँ पर दूरी बनाकर रखिए, क्योंकि इसमें और गिरावट हो सकती है, एक बार 100 रुपए के नीचे के भाव आ सकते हैं। जी। दूसरा नायका, यहां पर भी आप दूरी बनाकर रखिए, ये स्टॉक अभी लेने लायक नहीं है, क्योंकि इस पे भी एक गिरावट के संकेत यहां पर दिखाई दे रहे हैं। तीसरा है नौकरी। मैं फ्यूचर के स्टॉक इसलिए आप लोगों को बता रहा हूं क्योंकि फ्यूचर और कैश दोनों में ट्रेड होता है, लेकिन लोग फ्यूचर के हिसाब से ज्यादा अच्छे से समझ पाते हैं, पोजीशंस अगर लिए तो एक्शन ले सकते हैं। तो ये स्टॉक्स फ्यूचर में भी हैं, कैश में भी हैं, तो आप इनको यहाँ इससे नौकरी से आप दूरी बनाकर रखिए। दूसरा है हैवेल्स। आपने आजकल चर्चा सुनी होगी, इससे भी यहाँ पर 1261 का भाव चल रहा है, यहाँ पर अभी डिस्टेंस बनाकर रखिए, लेने लायक नहीं है। और ICICI प्रू, फिलहाल अगर लेना है तो डायरेक्ट ICICI बैंक लीजिए, लेकिन ICICI प्रू की तरफ अभी मत देखिए, क्योंकि अगर वहां देखेंगे तो आपको थोड़ा सा नुकसान झेलना पड़ सकता है। और आते हैं लॉन्ग टर्म के हिसाब से सेक्टर वाइज। चलिए 2 सेक्टर तो आपको इमीडिएट बता देता हूं। पहला जो मैंने आपको बताया था कि एक्सचेंज और ब्रोकिंग इंडस्ट्री के अभी शेयरों को हाथ मत लगाइएगा, और साथ ही रियल्टी काउंटर में कोई मुस्कुराहट नहीं है रियलिटी में। बिल्कुल सर, बहुत अच्छे से मुझे लगता है अब तो ये भी पता चल गया कि खरीदना क्या है, जो आपने बताया, फोकस कहाँ करना है और कहाँ नहीं करना है, ये और से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सर थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय दिया है यहाँ पर और हमारे दर्शकों को लाभान्वित किया। और सर जाते जाते प्लीज़ एक बार डिस्क्लेमर भी शेयर कर दीजिए। पहली बात है, जिन भी स्टॉक की मैंने चर्चा करी इसमें मेरी पर्सनल पोजीशन नहीं है, लेकिन हमारे मास्टर ट्रस्ट के जो क्लाइंट्स हैं उनको बेटर सजेशंस गए हुए हैं, और साथ ही जिन भी स्टॉक्स की हम चर्चा कर रहे हैं उसमें मेरी कोई पर्सनल पोजीशन नहीं है। थैंक यू वेरी मच।